लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के क्या क्या एडवांटेज है, इसका हमने देखा था हमने। तो इसमें एडवांटेज में हमने बात कर चुके थे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑफर सेवरल बेनिफिट research for the researcher and businesses. However, as these as with all other research methods, there are few setbacks to this type of research. Yes, advantage में क्या था, हमने देखा था कि ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज के याद करने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए आपको बहुत हेल्प करता है अगर आप ये याद रहता है। जैसे अनस्ट्रक्चर्ड होता है, लो कॉस्ट होता है, इसके बाद आपका कई तरह के, जैसे ये अलाउ करता है रिसर्चर को कि डिसाइड करने के लिए कि कोई टॉपिक जो है वो आगे फर्दर स्टडी करने हैं कि नहीं करने हैं, क्या वो वैल्यूएबल टाइम है रिगार्डिंग टू टाइम, मनी और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। इसको हमें पता कब चलता है, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया था। जैसे एक आपको मोबाइल कंपनी के बारे में मैं बताया था। इसके अलावा यहाँ देखो दिल्ली में भी आपको रिसेंट एक मिलती है, जैसे रिलायंस ने आपका एयरपोर्ट मेट्रो बनाया था। तो जरूर से उन्होंने रिसर्च तो उन्होंने भी किया होगा, लेकिन कुछ खामी रही होगी कि जब बन गया तो इनका जो ऑपरेशन कॉस्ट था वो ज्यादा था। और जितना कस्टमर्स है, जितने आपका पैसेंजर थे, उनकी संख्या कम थी, उनके पैसा आने का जो अमाउंट है वो कम था, जबकि उनको चलाने का खर्चे ज्यादा हो रहे थे। तो फिर उन्होंने दिल्ली मेट्रो को उन्होंने उसके साथ आपका बात करके उनको 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 दे दिया सारा। अगर दिल्ली मेट्रो नहीं रहा होता तो कितनी बड़ी उनका लॉस होता, क्योंकि ये तो ऐसी चीज होती है कि एक बार मेट्रो का लाइन बनाने के बाद उसको आप उखाड़ तो नहीं सकते हो, क्या उखाड़ोगे तो उसको पैसा तो मिलेगा नहीं उसको जितना लगा चुके हो आप। छोटी मोटी चलो आप, अगर आपने कहीं शॉप वगैरह बनाया है तो आप बंद बंद कर सकते हो, लेकिन ये सब प्रोजेक्ट को कब बंद कैसे करोगे। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर रिसर्च अगर बायस होती है या शोध में अगर कोई कमी रह जाती है तो उससे हमें बहुत से घाटे सहने पड़ते हैं। तो अगर इसी में अगर ये हम शोध अगर करते हैं पहले से, तो हमको एक आइडिया लग जाती है कि आगे हमको फायदा हो सकता है कि घाटा, कि कोई लॉस हो सकता है। तो हम अपने चीजों को हम बचा सकते हैं, अपने लॉस को हम सेव कर सकते हैं। ये रिसर्च तब भी करते हैं जब कोई हम शुरुआती कोई बिजनेस करते हैं, तो अचानक बहुत से अमाउंट हमें नहीं लगाने होते हैं। हमें थोड़े अमाउंट लगा करके मार्केट को पहले समझने होते हैं। एग्जाम्पल सोचिए कि किसी को वीट ग्रास के आपका सेलिंग करनी है, सपोज करो। तो वीट ग्रास का बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, काफी कुछ है। आप अगर मान लो कि इसको उगाना और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, खाली आप गेहूं के ज्वारा जैसे कहते हैं, बहुत ही कम आराम से हो सकता है वो। लेकिन बड़ी बात यह है कि डिमांड को क्रिएट करना और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना। तो अगर कोई व्हीट ग्रास का बिजनेस बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, पहले थोड़े मात्रा में देख करके कि मार्केट कितनी है। ऐसा नहीं कि वो पहले 1-2 लाख या 10 लाख लगा दिया, पहले 1000, 2000, 3000 लगाए। उसके बाद देखे कि मार्केट कैसा है, जैसे जैसे मार्केट को पकड़ पाता है वैसे वैसे आगे बढ़े, और अगर नहीं पकड़ पाता है तो ज्यादा और इसका लॉस नहीं होगा। इस तरह से हम देखते हैं इसको। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है। जैसे कई जगह पे ऐसे हुआ कि जो लोग अपना खुद का सेल्फ मतलब आपका अर्निंग सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, कि कुछ लोगों ने सोचा कि हम जो ड्राइंग क्लीनर जो काम है वो हम घर पे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कस्टमर से बोला कि चलो, उन्होंने मशीन लगा दिया घर पे, वॉशिंग मशीन। और जो उनका उन्होंने अपना शॉप खोल दिया। तो पहले ही अगर वो 10-12 मशीन खरीद लेंगे तो उनका लॉस हो सकता है। एक मशीन खरीदे। ये आपका एक इस तरह के रिसर्च के आपका एग्जांपल्स है। छोटे लेवल पे अगर चल जाता है तो ठीक है, उसे इसके अकॉर्डिंग हम रेशियो को आगे बढ़ाएंगे। नहीं चलता है तो उसका घर पे उसके लिए काम कर लेंगे, तो हमारा लॉस क्या कम से कम होंगे। ये सारे इसका एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल मैं इसलिए बार ज्यादा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में तो आप उसके साथ मैच करके समझ लेंगे। और ये सब टॉपिक एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ आती है। जो आपका जो डेफिनेशन है वो तो वर्ड है ही, अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत हेल्प करता है।
फिर हमने बता बात किया था कि खोजपूर्ण शोध, शोधकर्ता इसको हिंदी में, और व्यवसाय के लिए कई प्रकार का लाभ प्रदान करती है, जैसे एक स्थापित मुद्दे को आगे शोध के बनाने में सक्षम होता है कि नहीं होता है, कि आगे हमें काम करना है कि नहीं करना, इस सब हम बात कर चुके हैं। हमें बात करना था डिसएडवांटेज के बारे में, इससे कमियां क्या है। एक डेटा होती है क्वालिटेटिव डेटा, एक होती है क्वांटिटेटिव डेटा डेटा। क्वालिटेटिव मतलब गुण, जो गुणों के आधार पे होती है। तो क्वालिटेटिव डेटा को हम, जैसे हम क्वांटिटेटिव डेटा का करते हैं, जैसे आपका हाइट कितनी है तो आपका हाइट बदलेगा नहीं फर से तुरंत, मतलब जितने भी हाइट है वो आपका क्वांटिटेटिव, जिसका आप काउंट कर सकते हो, जिसमें आप न्यूमेरिकल डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 किलो 2 किलो, आपका वेट कितनी है, आपका हाइट कितनी है, ये बहुत जल्दी ये चेंज नहीं होगा। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होती है, गुणों के आधार पे होती है। तो उसमें क्या होती है, जो आज हमने डेटा हमने लिया है, तो वो डेटा को जनरलाइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो वैरी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर मैं इलेक्शन के कुछ टाइम पहले अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि ABCD 4 अगर अगर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो लोगों का रुझान किस तरफ है, किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो 3 महीने पहले जो लोगों की सोच होती है, 2 महीने के अंतर में सोच में बदलाव आती है। 1 महीने अगर इलेक्शन जब रहता है तब बदलाव आती है, और 1 हफ्ते में अगर जब रहता है तब और ज्यादा अंतर आती है, बदलाव आती है। क्योंकि जो बड़े बड़े जो आपका जो नेता गण होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनका जो दौरा होता है, लोग जब उनके बातों को सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, तो उनमें से कुछ परिवर्तन आ सकता है। ये क्वालिटेटिव डेटा होता है। इस डेटा में क्या दिक्कत आती है कि क्वालिटेटिव डेटा, द मेन काइंड ऑफ डेटा ड्रिवन फ्रॉम द exploratory research, can be easy to misinterpret when generalization of population मतलब जो सैंपल जिससे हम काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऐसा देखते हैं कि कितने लोगों को नींद की समस्या आती है, अनिद्रा की समस्या है, तो ये हमारा क्या है, जितने लोगों को हम उन सब कलेक्ट करते हैं कि अगर 100 50 200 लोगों को अगर नींद की समस्या है, तो इन सबको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, सॉरी, इन सबको डेटा कहते हैं, या इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं एक्चुअली। तो इस पॉपुलेशन के बेस पे हम तय करते हैं, और ये पॉपुलेशन को हम जनरलाइज नहीं कर पाते, किसमें, क्वालिटेटिव डेटा में। इसको याद रखिएगा, ये जो हम जो इसको मतलब लक्षण बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आप देखेंगे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन का ऑप्शन को चूज करने में ये सब बातें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ऑल्दो इट स्टीयर्स फर्दर रिसर्च, इट इज इनकंक्लूसिव। यद्यपि ये आगे का सोच के लिए बहुत से हेल्प करता है, लेकिन ये इससे आप पूरा पूरा कंक्लूसिव नहीं हो सकता, नहीं होता कि आप इसको पूरा पूरा कंक्लूड नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई राय पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि किसी दोस्त के बारे में, किसी टीचर के बारे में, या किसी और इंसान के बारे में, तो आज हम उनके प्रति जो जिस तरह का राय रखते हैं, हो सकता है कि 3 4 दिन बाद उनसे उनके बिहेवियर को देख करके उनके प्रति ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव हम हो सकते हैं। आप देखते ही होंगे कि जैसे हमारे घरों पे जो रिलेशन रिलेशन जो जितने होती है, हर तरह के रिलेशनशिप में कभी बहुत अच्छा मधुर संबंध बनती है, कभी कड़वाहट आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्वालिटेटिव ही हुआ। और ये मधुर संबंध होना या आपका कड़वाहट होना, ये जरूरी नहीं होता कि 10 20 साल में होगा, वो बहुत शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। तो ये क्वालिटेटिव माता है कि उसको हम फिक्स नहीं कर पाते, कंक्लूसिव में नहीं ले पाते। उसी तरह से आप देखो कि जैसे कि किसी देश का जो आपका हम बोलते हैं कि अलग अलग एंगल से किसी किसी कंट्री का जो हम जज करते हैं कि कौन से कंट्री, जैसे हम बोलते हैं कि जापान के लोग बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, तो सुखी जीवन मतलब क्या, ये आपका क्वालिटेटिव हो गया। जापान के लोगों के जैसे अगर सुखी जीवन सबको व्यतीत करना होगा, तो शायद उतने रिसोर्सेस के लिए हमें एक धरती से खाली इस धरती से संभव नहीं होगा,
हमें और ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होगा अगर पूरी दुनिया को अगर ऐसे करना होगा तो। ये सब क्या है आपका क्वालिटेटिव में आता है, कुछ कुछ इसमें क्वांटिटेटिव भी आता है। Although it can be used in different survey sampling methods, it usually involves using a smaller sampling pool. हम एक छोटा सैंपल लेते हैं, making it incept at generation population, क्योंकि हम अब मान लो कि हमें पता करना है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कितने आपको सीट मिलने वाला है या कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, और किसी आपका स्टेट का पॉपुलेशन मान लो 1 करोड़ है, जैसे कि आपके यूपी जैसा जो बड़े बड़े बहुत बड़ा जो प्रदेश होती है। अब 1 करोड़ लोगों को हम अपने डेटा में हम यूज पॉपुलेशन की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक के घर जाके? ये संभव नहीं होता। हम क्या करेंगे, 1 करोड़ के जगह पे हम 50,000, 1 लाख ऐसा डेटा लेंगे। 1 लाख तो हम लेना भी मुश्किल होता है। तो ये जो इसका एक नियम होता है, रूल होता है, सेटअप रूल्स होती है कि पॉपुलेशन को हम कैसे चूज करें जिससे हमारा मैक्सिमम एक्यूरेसी आए। तब भी ये क्या होती है, एक छोटा सैंपल ही होती है, जितना एक्चुअल सैंपल है, जितना ओरिजिनल जो आपका पॉपुलेशन का साइज है, ओरिजिनल कितनी है, 1 करोड़ है, लेकिन हम ले कितना रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 1 लाख या 20,000। तो इस पॉपुलेशन को जनरलाइज करने पे जो एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा और हमें जो रिजल्ट मिल रही है, इसमें अंतर हो सकता है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछे मैसेज करके या ऐसे माइक ऑन करके, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कोई और अगर डाउट हो जितना हम बात कर रहे हैं। When data collected via secondary sources, the data may be outdated, thus not fully accurate with the present. बहुत सी चीज ऐसी होती है जिसमें जैसे लोगों की मतलब जो किंवदंती होती है, जो कथाओं के आधार पे होती है, किसी के समाज में प्रचलित जैसे बहुत से बातें होती है, तो बातें चलते 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 एक्चुअल बात जो होती है वो शायद नहीं नहीं रह जाता। जब हमें एक कई लोगों के माध्यम से कई लोगों के द्वारा, जैसे ए ने बी से आकर बोला, बी ने सी से बोला, सी ने डी से बोला, डी ने ई से बोला, ऐसा करते करते मान लीजिए अगर 20-25 मतलब चैनल से होते हुए अगर कोई बातें आती है, तो उसका जो एक्चुअल बात वो उसमें डिफॉर्मेशन आता है। इसीलिए इसी कारण से जब किसी भी ऑफिस में, किसी भी कॉलेज में जब भी कोई इंफॉर्मेशन देना होता है तो सर्कुलर निकाली जाती है, उसमें कोई मैन्युअली नहीं बोलता, क्योंकि मैन्युअली बोलेंगे तो क्या होगा, उसका आपका डेटा जो एक्चुअल डेटा होती है, अगर 3-4 लोगों के द्वारा भी अगर आगे बढ़ाया जाएगा कोई सी बात को, तो चौथे लोगों के बाद जो पहला जो इंसान ने बात बोले थे उससे बहुत अलग बात निकलती है। इसीलिए वो सर्कुलर निकालते हैं, नोटिस निकालते हैं, ताकि डेटा का कोई लॉस ना हो, जो बातें बताना है एग्जैक्टली वही चीजें जाए। तो ये सब आपका जो है इसमें ड्रॉबैक होती है कि इससे आपको एरर आ सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा जो रिलायबल होगा ये ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत हेल्प करता है। गुणात्मक डेटा खोजपूर्ण अनुसंधान से प्राप्त मुख्य प्रकार का डेटा होता है। किसी जनसंख्या का सामान्यीकरण करते समय गलत व्याख्या करना आसान हो सकता है। यहाँ जनसंख्या का मतलब आपका ये नहीं है कि हम जो लोगों की संख्या नहीं है, यहाँ जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, जो भी जिस भी चीज पे हम शोध कर रहे हैं उस सैंपल का कलेक्शन का हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं इसमें, जिसको लेके हम शोध कर रहे हैं, जिस डेटा के आधार पर शोध कर रहे हैं। अगर हमें ये शोध करना है कि हमारे देश में किस किस जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, किस किस एरिया में, तो उस अकॉर्डिंग जो आपका डेटा चेंज हो जाएगा। हालांकि ये आगे के शोध को बढ़ाता है, लेकिन ये निर्णायक नहीं होता, अनिर्णायक होता है। हालांकि इसका उपयोग विभिन्न सर्वेक्षण नमूनाकरण विधियों में किया जा सकता है सैंपलिंग करने के लिए। इसमें आमतौर पर एक छोटे सैंपल को पूल का उपयोग करना शामिल होता है, मतलब उसको छोटे सैंपल देते हैं। जैसे बोला अभी मैंने आपको कि अगर 1 करोड़ अगर पॉपुलेशन है यूपी में, अगर मान लीजिए उसका हमें इलेक्शन के पहले हमको देखना है कि कितने किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने सीट मिलने वाला है, तो हम 1 करोड़ के पास तो जाते नहीं है, लेकिन हम सैंपल अलग अलग जगह से लेते हैं, निकालते हैं। जैसे ए बी सी डी अगर 4 अगर मुख्य अगर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो हम हर उस जगह से थोड़ा थोड़ा डेटा सैंपल कर लेते हैं जहां पर
इन पार्टियों के अलग अलग, कहीं पे किसी ए का है इन्फ्लुएंस है, कहीं बी का है, कहीं सी का है, कहीं डी का है, कहीं पे मिला जुला है। ऐसे हम इसको सैम्पलिंग लेते हैं। इस सैम्पलिंग लेने के बहुत से मेथड हम आगे पढ़ेंगे। इससे हमारा कोशिश होती है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी हो, तब भी वो बहुत सही होगा ये हम नहीं कह सकते। सेकेंडरी डेटा के स्रोत के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो डेटा पुराना हो सकता है, और इस प्रकार के वर्तमान जो बातें हैं उसमें एरर आ सकता है कि बहुत पहले कही गई किसी बातों को अगर हम लेते हैं तो उसमें हमारा डेटा में अंतर आ सकता है। जैसे हमने बहुत पहले अगर किसी ने बोला कि मेडिकल के हिसाब से कि जैसे हेल्थ का डेफिनेशन आप देखो कई बार चेंज किया डब्ल्यूएचओ ने। तो पुराने अगर आप डेटा उसको लोगे, उसको लेकर अगर वर्क करोगे, तो अभी आपका जो डेटा मिलेगा उससे अलग हो जाएगा। इसी तरह से किसी बीमारी के लिए जो डेफिनेशंस होती है, जैसे पहले के डॉक्टर्स ये बोलते थे कि बहुत पहले मतलब आज से 50-60 साल ये उससे पहले कि आपका जो आपको बीमारी होती है वो खाली वायरस या बैक्टीरिया से होती है। लेकिन अभी जो डेटा आई है करते करते हालांकि वो वही चीज पे रहे है जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है। जैसे आप अगर योग वशिष्ठ पढ़ोगे तो उसमें आधि व्याधि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे वो अभी उसी कंक्लूजन में आए हैं कि बीमारी का जो कारण है पहले मन में आता है। मन में एक तो तनाव आती है, निराशा आती है, और जिस जिस अनुपात में हमारे मन में ऐसे निराशा, तनाव, स्ट्रेस इत्यादि आती जाएगी, नकारात्मक भावना आती जाएगी, बीमारियां भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, क्योंकि उससे हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है। और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और भी कई तरह के कंडीशन आपको मिला जो इससे कोरिलेट करता है। तो बहुत पहले का जो डेटा होगा अगर उससे हम लेके अगर शोध करेंगे तो अभी के डेटा के साथ वो अंतर हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हो। हाउ टू कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च इज नोन टू बी अनकंस्ट्रक्टेड। ये अनस्ट्रक्चर्ड, अब इसके याद रखना, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड। जब आप क्वेश्चंस करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप यही सब कीवर्ड से ही आपका अलग अलग हो जाती है ऑप्शंस। So there are no hard and fast rule on how to conduct it, as long as it adheres to its key aspects. The following explains the basic universal approach for the conducting exploratory research. Identifying the problem से सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई में हम करने में हमें करने होते हैं। द कोर ऑफ द रिसर्च, दिस में टेकन फ्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। क्या सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस समस्या पे आप शोध करोगे, और इसके लिए तो आपका बहुत अच्छा मतलब बहुत ही बड़ी चीज होती है कि जिसमें हमें शोध समस्या निकालने का आप आगे जो अब आपको शोध के जो सोपान पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि शोध समस्या पहले सबसे पहले आता है। उसका बहुत बड़ा थ्योरी होती है कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें ये बहुत हेल्प करता है, आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च काफी हेल्प करता है। एक्योर सेकेंडरी रिसर्च दैट रिलेट्स टू योर सस्पेक्टेड प्रॉब्लम्स, इशू और फेनोमेना, किसी घटना को जोड़ने के लिए। ये सारी चीज आपका जब कोई ऐसे में हम काम करते हैं ना, जैसे हमें कुछ जिसमें हमें चीजों को जोड़ने होते हैं, पता करने होते हैं, इसमें बहुत हेल्प करता है। जैसे आपका इतिहास, हिस्टोरिकल रिसर्च अगर करते हैं तो उसमें इतिहास के संबंध में कुछ करते हैं तो उसमें आपको काफी हेल्प कर सकता है। या बाकी दूसरे रिसर्च को शुरू करने से पहले हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है, आप कभी डिस्कवरी में देखना, उसमें आपका क्राइम फाइल्स इस तरह के कुछ आपका प्रोग्राम्स आती है, तो उसमें इसमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किसी चीज को उनको जिसके बाद जब उसमें कुछ भी क्लू नहीं होता, लेकिन तब भी वो किस तरह से जोड़ के एक एक चीज को जोड़ के कैसे निकालते हैं। तो उसमें आपका इस तरह की जो शोध होती है और इसकी जो प्रोसेस होती है काफी हेल्प करता है। उसी तरह से
एकदम नया कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में किसी को पता ही नहीं है कि उसके बारे में कुछ क्या करना है। तो उस समय जब हम उसको मार्केट में हम ला करके कैसे हम मार्केट को डेवलप करें, उसमें ये बहुत आपका हेल्प करता है। जैसे जिस समय आपका ऑनलाइन मार्केटिंग का कंसेप्ट आया था, तो बहुत लोगों ने ये बोला था कि इंडिया में नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडियन की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि पहले हाथों से छुएंगे, देखेंगे, उसके बाद वो उनको पसंद करेंगे, फिर खरीदेंगे। वहां से डेवलप करके हम जब ये सोचे कि कैसे हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि लोग ऑनलाइन में ही खरीदे। आज देखो ऑनलाइन का मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, कितने ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि कई चीजें हमें पहले ऑनलाइन पे मिलती हैं। इसके बारे में हम लास्ट क्लासेस में बात कर चुके थे। तो ये आपका हेल्प करता है इस थ्योरीज को डेवलप करने के लिए। कंडक्ट अ बेसिक सर्वे टू सी इफ देयर इज एनी ट्रूथ टू योर आइडेंटिफाइड इशू। किसमें काम करता है? हिंदी में बोलेंगे, बात करेंगे कि समस्या की पहचान करना, शोध के मूल में। इसमें कुछ विचार मंथन में समय लग सकता है, लेकिन हम उसको कर पाते हैं। माध्यमिक अनुसंधान को हम अर्जित करते हैं, जिससे कोई समस्या की जो, अगर कुछ में कोई डाउट हो, कुछ हो, या समस्या से घटना से संबंधित कुछ बातें हो, उसको हम उसमें पहले से हम इसमें शोध में हमें मदद मिलती है। यह देखने के लिए एक बुनियादी सर्वेक्षण करते हैं कि क्या आपके द्वारा पहचाने गए मुद्दे में कोई सच्चाई है। आपने जो निकाले हैं, जिसमें आपको जो आपके हाइपोथेसिस बनाए हैं आपने, या जिस समस्या का आपने चुनाव किया है, क्या उसमें कोई सच्चाई है। जैसे आपको किसी ने चुनाव किया कि हम देखेंगे कि नारी शोधन प्राणायाम का क्या अंतर पड़ता है हमारे मन शरीर इसमें, तो क्या वाकई में कोई इसका कोई कोरिलेशन है। तो उसके लिए हम जो प्रोसेस होती है उस सब चीजों को देखते हैं। अगर ऐसा है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे अगर हमने ये देखने की कोशिश किया कि क्या जल नीति सूत्र नीति से हमारे क्या डाइजेस्टिव आपका पाचन तंत्र बेहतर होती है, बेहतर अच्छी होती है, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम की अच्छी होती है। तो हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब कुछ नहीं होता तो हमें जब पता चला कि उसमें हम अगर समय लगाएंगे, पैसा लगाएंगे और अपना रिसोर्सेस लगाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा। तो उसको ऐसे अगर कोई शुरू भी करता है तो बंद कर देना है, क्योंकि उसमें उससे कोई संबंध है नहीं सूत्र नीति और जल नीति के साथ आपका पाचन तंत्र का इस तरह के। अगर हमको ऐसा परिणाम मिलता है तो कि कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध है तो हम इसका आगे बढ़ेंगे। क्रिएट द हाइपोथेसिस, हम इसमें हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के में हेल्प करता है, नया हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करती है। If there are no prior studies of the or the problem is not fully under control or has a workaround from a hypothesis based on the researcher from the previous step। अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि यम नियम का हमारे जीवन में क्या असर है। तो यम नियम में मैंने खुद व्यक्तिगत लेवल पे भी काफी काम किया है, और कुछ चीजों को मैंने भी इसमें किया, मेरा भी एक टॉपिक का हिस्सा था। तो मैंने ये देखा कि दुनिया के जितने समस्याएं हैं, उन सब सारे समस्याओं का जो कनेक्शन सबका यम नियम से आती है। जो हमारे मोरल वैल्यूज होती है, हमारे यम के पांचों पार्ट और नियम के पांचों पार्ट खाली पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ही अगर लेंगे, बाकी तो जगह तो 10-10 बताया गया कई जगह पे, अगर हम खाली योग दर्शन नहीं लेंगे, तो जीवन के दुनिया में, हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर के पूरा दुनिया में जितनी समस्याएं होती है, हर समस्या का एक लिंक मिलता है कि किसी न किसी तरह से यम नियम टूटना। और जितने महापुरुष हुए हैं बहुत बड़े बड़े, उनका एक हिस्से में देखा देखा जाता है कि यम नियम का जो हिस्से है उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य पे बहुत ज्यादा वर्क किया था। ब्रह्मचर्य को उन्होंने, देखो एक छोटा है, 10 में से खाली 5 यम, यम के 5 पार्ट, नियम के 5 पार्ट, उसका खाली एक हिस्सा है ब्रह्मचर्य। उसमें उन्होंने वर्क किया, इतने बड़े महान संत, इतने बड़े महान योगी बने खाली एक जगह पे काम करने से। ऐसे जितने लोगों ने बहुत महान 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 जो मनीषी जो हुए हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि जो गुणी व्यक्ति हुए हैं, उनमें आप देखोगे कि उनमें ये यम और नियम का पार्टों का बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और बहुत ज्यादा उसमें उनके जीवन में बहुत योगदान है। जब इसका वायलेशन होता है, तब हमें सामाजिक और आर्थिक सामाजिक समस्या के साथ साथ
हमारा आर्थिक समस्या भी उससे जुड़ी होती है, क्योंकि अगर हम यम नियम को तोड़ेंगे तो हमारे समाज के साथ संबंध हमारा हमारा बिगड़ जाएगा, और समाज के साथ अगर संबंध बिगड़ेगा तो आर्थिक आर्थिक की समस्या भी सामने आएगी, क्योंकि सामाजिक तानाबाना के साथ आर्थिक तानाबाना भी जुड़ी ही होती है। आपका रेपुटेशन भी यम नियम से जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें यम नियम से जुड़ी होती है, सारा चीजें जुड़ी होती है। और इस तरह से, लेकिन यम नियम के बहुत ज्यादा अगर काम नहीं हुआ है तो आप इसमें एक प्रायर हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो। और जितने अगर कुछ लोगों ने पहले काम किया है तो जितना काम होना चाहिए और जितना काम हुआ है उनके बीच एक गैप होती है, उस गैप को भरने के लिए आप अपना रिसर्च कर सकते हो कि पहले जितना काम हो चुका है और जितना होना पॉसिबल है, उनके बीच का जो एक जो गैप होती है उसको फिल करने के लिए आप फर्दर वर्क कर सकते हो। ये सारे हाइपोथेसिस को आप डेवलप कर सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया जो बहुत कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैसेज कर सकते हो, या तो आप लोगों को पूरा समझ तो आ रहा है ना, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ना? मैसेज कर दो, मैं मुझे क्लियर हो जाएगा यस या नो में। फिर कंडक्ट फर्दर रिसर्च, हम इसके बाद के रिसर्च में करने के लिए ये काम आती है। कंटिन्यू रिसर्चिंग टू सी इफ देयर इज एनी ट्रूथ टू द एग्जिस्टेंस of the problem and its possible solution और हाइपोथेसिस या बाकी चीजों के लिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करता है ये। कंडक्ट सर्वे, जो हम सर्वे करते हैं ना, कि आप जैसे देखो कि कुछ जब हमारे पास जब जनगणना होती है तब भी, सेंसेक्स वगैरह होती है तब भी हम इसको देखते हैं, या कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आती है तो आपके घर पे सर्वे करने के लिए आती है कि आपको क्या क्या चाहिए, आप क्या क्या चाहते हो। अगर आप डेली मिर्च में जाते हो तो डेली मिर्च में अक्सर ऐसा निकलती है कि वहाँ पे लोग आपको पूछते हैं, कि हमसे भी पूछे थे, आपसे भी पूछते होंगे या फॉर्म भरवाते होंगे कि आप और क्या सुविधाएं चाहते हो जो मेट्रो में होना चाहिए। तो वो सर्वे करते हैं। ऐसे आप जब ट्रेन के जर्नी करते हो तो एक फीडबैक फॉर्म भी हो, मतलब मिलता होगा या मिलता है ऑनलाइन पे या हर जगह पे, कि आपने क्या अनुभव किया। ये सब क्या है, आपका सर्वे करते हैं, जिससे उनको डेटा मिलती है, जिससे उनको पता चलता है। फोकस ग्रुप, इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू आपका यही चीज होती है कि जिस इंटरव्यू आपका क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती है। आपके गुणों को जांचते हैं कि आपने चलो एग्जाम दे दिया, आपको अच्छे नंबर मिल गए, आप मतलब एलिजिबल हो, ठीक है, लेकिन आपका बिहेवियर क्या है? देखो यहाँ भी यम नियम बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। यम नियम के बारे में बता रहा हूँ कि बड़े बड़े कंपनी में जो आपका जिस समय जो आपका हायर करते हैं वो देखते हैं कि आपके सहन क्षमता कितनी है, सहनशीलता कितनी है। सहनशीलता, अगर पेशेंस अगर नहीं रहेगा तो आप इतने बड़े बड़े कंपनी के अगर मान लो कि बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हो, और अगर क्योंकि हमारे घर पे 3 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग रहते हैं, तभी हमारे घर में इतने सारी समस्याओं को हमें हैंडल करना पड़ता है। एक कंपनी में आपका 100 100 लोग हो सकते हैं, तो उनके आपस में विवाद तो हो ही सकते हैं। तो आप कितना पेशेंस आप रख सकते हो उसके आधार पे उसको भी जांची जाती है कि आपके पास स्पिरिचुअल वैल्यूज कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल वैल्यूज होंगे आपको हेल्प करता है पेशेंस रखने में, आपको उत्तेजित ना होने में, और चीजों को शांति से हैंडल करने में। तो ये सारे चीज जो होती है क्वालिटेटिव में जाती है। और ये जानने के लिए, इसको जांचने के लिए इंटरव्यू का आपका प्रावधान है। इंटरव्यू से हम, ये क्वालिटेटिव है, इंटरव्यू क्या है, क्वालिटेटिव है, याद रखना, क्वांटिटेटिव नहीं है। एंड मोर एंड सेकेंडरी रिसर्च हम करते हैं इसको। डिसाइड वेदर द सब्जेक्ट एट द लार्ज एंड इट्स हाइपोथेसिस आर वर्थ डिलीवरिंग इनटू फर्दर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। आगे का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के लिए ये वर्थफुल है कि नहीं है, यही बताता है। हिंदी में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना होती है। परिकल्पना बनाते हैं यदि कोई पहले कोई अगर इसमें स्टडी नहीं किया गया है, अध्ययन नहीं किया गया है, या समस्या पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, या पिछले चरण के शोध के आधार पर एक समाधान तैयार किया गया है। ये समाधान सामाजिक समस्याओं में भी हो सकती है।
आजकल अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, जो समाज के लिए जो घातक होती है, जो बहुत फायदेमंद होती है, ये सारे चीजें पे भी हम शोध कर सकते हैं कि क्या जो चीजें अगर फायदेमंद है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स है, कैसे कैसे फायदा हो रहा है, ताकि हम उसको और अच्छे बेहतर कर सके। और जो जो घातक है उसको भी हम अध्ययन करते हैं कि हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, कैसे उसको हम बेहतर कर सकते हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हमें अगर हमारे देश में के साथ दूसरे देशों का क्या कैसा आपका संबंध कैसा हो, किस किस देश के साथ क्या कैसा कैसा संबंध हमें डेवलप करना चाहिए, तो ये सब चीजों के लिए भी आपका शोध होती है। उसको भी हम ऐसा नहीं कि हम जो भी हमारे मन में आता है हम बोल देते हैं, ऐसा ऐसा कभी नहीं कर सकते। जो आप जब बहुत हाई लेवल पे चले जाते हो तो आपको एक एक बात इतनी ज्यादा वैल्यू होती है, जैसे जब कोई बहुत बड़े किसी देश का अगर पीएम या प्रेसिडेंट लेवल पे जो लोग होते हैं, उन्होंने उनका बातों का बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो उनको क्या, भले उनका राय कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बातें बहुत ज्यादा तोल मोल के बोलते हैं, क्योंकि ये उनका एक बात से, एक अक्षर से पूरा आपका जो मतलब इंडस्ट्री में बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। शेयर मार्केट पूरा ऊपर नीचे हो सकता है एक छोटी सी बात पे से भी। इसलिए जब 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 तक वो अपने पदों पे रहते हैं, मतलब पोस्ट पे रहते हैं, तो उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत ध्यान रखते हैं। और कहाँ पे कैसे संबंध बनेगा, इसके लिए भी एक बहुत पहले से काफी बड़ी रिसर्च होती है कि हमारे किस देश के साथ किस तरह का संबंध हमें डेवलप करनी है, क्योंकि उस देश के साथ क्या कैसा संबंध हम डेवलप करें कि फ्यूचर में हमें बिजनेस में, व्यापार इत्यादि में और बाकी चीजों में कोई दिक्कतें ना हो। क्योंकि हमें डिफेंस के एरिया से देख करके, एंगल से देख के, इकोनॉमिकल के एंगल से देख करके, और बहुत चीजों के एंगल से देख करके हमें सब कुछ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी एक पूरा पैनल रहती है जो आपको रिसर्च करके बताती, सरकार को आपका सजेस्ट करती रहती है कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। अगर आप उस क्षेत्र के विद्यार्थी हैं जो होंगे और अच्छे से समझेंगे कि हम उसको इस तरह, जैसे आपका विदेश नीति कैसे बनाते हैं, सामाजिक विज्ञान, हाँ, समाज विज्ञान के बारे में जिसको जिनको जानकारी है, उनको सब पता है कि ये सारे डेटा को हम कैसे इकट्ठा करते हैं। उसमें भी आपका शोध बहुत काम करता है। आगे के अनुसंधान करते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप एकदम जितना टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसको दोबारा, मतलब आप जब इसको वीडियो को देखोगे या इसको रिवीजन करोगे तो आपके मन में सारे एग्जाम्पल एकदम रिफ्लेक्ट हो जाए और आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। आगे के अनुसंधान करें, ये देखने के लिए शोध जारी रखें कि क्या समस्या के अस्तित्व और उसका संभावित समाधान परिकल्पना में कोई सच्चाई है कि नहीं है, उनका कुछ आपका कनेक्शन है कि नहीं है। सर्वेक्षण समूह, फोकस समूह, साक्षात्कार, ये सारे जो है हमारे शोध के हिस्से होते हैं। इसमें हम इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद अधिक माध्यमिक अनुसंधान का हम संचालन करते हैं। हम तय करते हैं कि क्या बड़े पैमाने पर किसी विषय और इसकी परिकल्पना में हम वर्णनात्मक शोध को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इतना इसमें पोटेंशियल है कि नहीं है। हम बात भी किए थे ना मोबाइल के एक आपका कंपनी के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने इस तरह के शोध को नहीं किया था या नहीं समझ पाए थे, और बहुत बड़ी मात्रा में पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन लोगों को, किसको पानी के नीचे जाके बात करने की जरूरत पड़ती है, किसी को तो पड़ती नहीं होगी। और पानी के नीचे बात करोगे कैसे, वहां पे टावर लगाने का कोई ज्यादा मतलब तो होती नहीं है, और उसके लिए आप पैसा एक्स्ट्रा क्यों पे करोगे जहाँ पे आपको काम ही नहीं करना है। तो जब हमको पानी के बाहर ही सारे बात करनी है, तो फिर उस उन्होंने उनका वो भी सही था, काम भी सही था, सच में टावर पकड़ रहा था, लेकिन उसमें तो आपको जरूरत नहीं है था। तो इस तरह का शोध नहीं करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होती है, लॉस हो जाती है। आप देखते भी होंगे कि 90% से ज्यादा जो आपका बिजनेस जो ओपन होती है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाती है। एक कारण यह भी है कि हम बहुत अच्छे से ध्यान से इन सब चीजों को देखते नहीं है, और हम मतलब हम आगे बढ़ जाते हैं तो इसमें हमें घाटा होती है। नॉर्मल कंडीशन में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फार्मेसी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं। क्या सर्वे करते हैं कि कितने, किसी मेडिसिन की कितनी जरूरत है।
आप अगर डेटा इकट्ठा इकट्ठा करोगे ना, हम जो बोलते हैं कि हर 4 में से एक को आपका इस तरह की बीमारी है, हर 6 में से एक को इस तरह की बीमारी है, ये हो सकती है, इससे इसका क्या होती है, इसका सबसे बड़ी इम्पैक्ट कहाँ जाती है। इसमें इतनी शोध होती है, इतनी शोध होती है। अगर आप मान लो कि किसी चैनल पे अगर देखोगे तो डॉक्टर्स तो बहुत बोलते हैं कि ऐसे आज से 10 साल में इतने होगी, क्योंकि वो इतनी शोध करके रखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन को डेवलपमेंट करनी होती है, दवाइयाँ बनानी होती है। कि इतने अगर मान लो कि अगर बोलते कि 4 में से एक हो सकता है, मतलब पूरे पॉपुलेशन का कितना होगा, 25% हो गया। पॉपुलेशन हमारी कितनी है, मान लो 160 करोड़ है, तो कितना होगा, 40 करोड़ लोगों को जरूरत होगा। तो 40 करोड़ लोगों को अगर किसी दवाई की जरूरत होगा, 40 करोड़ में से अब हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट लोग एलोपैथ को ट्रस्ट करते हैं, एलोपैथ की तरफ आते हैं। तो पूरे पॉपुलेशन में से अगर मान लो 40% में से अगर हम बोलते हैं कि 20% लोग भी अगर पॉपुलेशन को जाए कि आपका एलोपैथ की तरफ जाएंगे, तो फिर 40 करोड़ का हम 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 करोड़ हो जाएगा। तो 8 करोड़ लोगों को लिए ये दवाई चाहिए होगा। तो इतने उस हिसाब से वो प्रोडक्शन को डिजाइन करेंगे। तो सर्वे अगर नहीं करेंगे, पोल नहीं करेंगे, ये डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप हो गया। उसके बाद हम देखे जैसे आपको मैंने समझाया अभी, ऐसे इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर ऑनलाइन रिसर्च भी आजकल बहुत अच्छे से होती है कि आप एक जैसे गूगल गूगल फॉर्म इत्यादि दे करके कि आपसे पूछा जाएगा, किसी चीज का आपका राय पूछा जाएगा। तो ये सस्ती होती है और घूमना नहीं पड़ता, आपको खाली फॉर्म दे देते हैं, तो इससे काफी मिल जाती है। इसी तरह से आपका बहुत से आजकल ऐसे मतलब आपका मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप क्या पसंद करते हो उनको खुद ब खुद पता चल जाती है। आप क्या समझते हो, जो फेसबुक वगैरह जो होती है, जो फ्री में जो आपको सब कुछ करने देता है, फ्री होता है, आपके ये डेटा को लेकर के वो कंपनियों या दूसरी चीजों को उनको आपको मिलता है कि आप क्या क्या लाइक करते हो, किस तरह की चीजों को देखते हो, किस तरह की चीजों को पसंद करते हो। आप देखो अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक में कोई एक चीज का प्रोडक्ट को अगर आप सर्च करोगे या किसी चीज का अगर आप एक बार विजिट करोगे, तो उसी के रिलेटेड ऐड आपके पास बार बार आता रहेगा। तो ये क्या कोई ये सब आपका तरीके होते हैं, ये डेटा इकट्ठा करने का तरीका, डेटा इकट्ठा कर लेते हैं वो, कि आपने क्या पसंद किया। यूट्यूब में भी आप जिस तरह के वीडियो को आप मतलब ज्यादा देखोगे, आप देखोगे कि उसी तरह का वीडियो आपको बार बार दिखा रहा है। कि वो उससे आपको उनका आपका रुचि पता चल गया कि आप क्या चाहते हो। तो बार बार आपको रिपीट कराएगा, आपको उसी को मतलब आपको ऑफर करेगा देखने के लिए या खरीदने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक बार आपने सर्च किया कि जीन्स का पैंट के बारे में, तो जीन्स का अगर आप एक बार अगर सर्च करोगे, अगर जीन्स का ऐड आ गया और आपने 2-3 बार आपने देखा आपने, तो एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको पता चलता है, और वो आपको उसी तरह की चीजों को बार बार दिखाएंगे। अगर आप बार बार क्लिक करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो इससे क्या होगा, फिर अगर आपको 10 बार दिखाएंगे तो आप एक बार तो खरीद ही लोगे, क्योंकि अगर किसी चीज को अगर 5 बार अगर रिपीट किया जाता है तो माइंड उसमें उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है उनका, इसे हम ऑनलाइन रिसर्च कहते हैं। होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया इतना तक। इस तरह से लिटरेचर रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च, केस स्टडी के ऊपर हम लोग बात करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि कुछ केसेस के बारे में मैं बात कर देता हूँ थोड़े बहुत, कि पुनर्जन्म होता कि नहीं होता है। अब ऐसे के लिए हमको केस स्टडी, कैसे आपको कई केस स्टडी ऐसे मिले हैं कि जिसमें ये बताया गया कि जिसका पुनर्जन्म हुआ है, उसने अपने पहले जन्मों के, जबकि वो छोटा बच्चा है और कभी जहाँ के बारे में बात करता है वहाँ पे उससे उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाता है। और ये सब चीजें जो है आपका डिस्कवरी चैनल और कई जगह पे उसका डेटा हमें मिलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा मिलती है। कि वहाँ जाता है, बताता है कि हमारा मतलब इस पिछले जन्म में ये संबंधित थे, ये हमारे रिलेशन था, ये मेरे भाई थे, ये मेरे माता थे, और उसके घर पे ये चीज थी, वहाँ पे अलमारी में ये चीज रखी हुई है। जो जो बताता है मैच कर जाता है वो, जबकि उसके साथ कोई ज्यादा मतलब संबंध होता नहीं है इस जन्म में। तो इस तरह के जो केस स्टडीज होती है उसको हम कहते हैं केस स्टडीज कहते हैं। और भी हो सकती है कि मान लो कि कुछ ऐसा अनहोनी चीज होती है, जैसे मान लो कि मेडिकल साइंस बोलता है कि इस मरीज को जो है हम अब ठीक नहीं कर सकते, ऐसा क्या बोल देता है, तो ये केस हो गया। अब जब वो उस मरीज के पास ऐसा होता है कि आपका मतलब आपका जो एलोपैथी डॉक्टर अगर बोल देता है कि नहीं हो सकता, अगर मरीज मान लीजिए योग में आता है और प्राणायाम करता है, बहुत अच्छे से वो करता है, और करने के बाद या किसी और मेथड की तरफ जाता है,
किसी और मतलब चिकित्सा पद्धति में जाता है, अगर उसका रिकवरी हो जाता है, बेहतर हो जाता है, तो वो एक केस स्टडी का केस हो गया, एक केस स्टडी हो गया कि वो कैसे होगा। फिर उसको हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं उसको। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास ये एक इंसिडेंट था कि उनके पास ये समस्या था कि जो लोग आलसी होते हैं, एक कंपनी के पास ये समस्या होती है कि जो लोग आलसी होते हैं उनको लेकर के उनको सैलरी देना पड़ता है, लेकिन वो काम नहीं करते। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत जो आपका जो बिल गेट्स है वो बहुत पॉजिटिव इंसान है। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो लोग आलसी होते हैं, उन्होंने एक टीम बनाया। उस टीम को ये बोला कि जो लोग आलसी है उनको एक टारगेट दे दो कि आप इतना, आपको आवर के मतलब नहीं है कि आपको 8 घंटे 10 घंटे काम करने हैं। 8 घंटे 10 घंटे में जितना काम होना पॉसिबल है, उसको खाली काम का टारगेट दे दिया कि आप खाली एक काम करो, उसके बाद आप सो या कुछ भी करो, उससे मेरा मतलब नहीं है। और जो आपने उन्होंने जो एक आपका टीम बनाया था, जिसमें आपका साइकोलॉजिस्ट भी थे, डॉक्टर्स भी थे, काफी अच्छा टीम बनाया था। उनसे बोला कि इसको ऑब्जर्व करो कि ये लोग करते क्या हैं, क्योंकि काम उनको उतने ही करने पड़ेंगे जितने कि एक नॉर्मल आदमी 8 घंटे 10 घंटे में करते हैं। तो पता चला क्या कि ये लोग जो आलसी आलसी होते हैं, क्योंकि उनको सैलरी तो चाहिए चाहिए, तो उतने काम का टारगेट है, समय का टारगेट नहीं है कि 10 घंटे काम करने होंगे, उतने काम कर लो, फिर तुम जो मर्जी करो। तो वो एक ऐसा टेक्निक डेवलप कर लिए थे जिससे काम बहुत जल्दी हो जाए। और बाकी जैसे अगर 8 घंटे का काम अगर 4 घंटे 5 घंटे में हो गया, तो बाकी 2-3 घंटे आराम करेंगे, क्योंकि वो आलसी है वो। तो इसलिए उनका ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ मेथड को टेक्निक को डेवलप कर लिए थे जिससे काम जल्दी हो जाए और आराम आराम कर सके। इस टेक्निक को पूरा टीम ने समझा, और बाद में उस टेक्निक को उनको समझाया सिखाया जो लोग वाकई में आलसी नहीं है और पूरा काम करते हैं। तो अगर कोई 4-5 घंटे में अगर 8 घंटे का काम कर दे, उस टेक्निक को उन्होंने समझा, और समझ के जो लोग वाकई में 8-10 घंटा काम कर रहे हैं उनको जो समझा दिया, तो वो 8-10 घंटे में 15 घंटे का काम निकाल लिया। अब देखो कितने समय से माइक्रोसॉफ्ट क्या है, दुनिया का नंबर 1 अमीर इंसान बना रहा है। तो उनको अगर आप अध्ययन करोगे, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाली केस स्टडी किया कि ऐसे लोग किस तरह काम करते हैं। ये आपका केस स्टडी रिसर्च हो गया। होप कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को डाउट हो तो आप बात कर सकते हो। इट इज डिजाइन टू ऑब्टेन द, किसे मैसेज है, ओके। It is designed to obtain the pertinent and the precious information concerning to the existing status of phenomena without making any interference or control over the situation. जो भी बात किया आपको उसी के आधार पे। Such type of studies is restricted not only to the fact finding but often result in the formulation of important principles of knowledge and solution of significant problems concerning local, state, national and international issues। जिसके बारे में हमने इतने सारा बात किया वो एक साथ आपका है। Descriptive surveys investigate phenomena in their natural setting। वर्णनात्मक अनुसंधान यह स्थिति पर हस्तक्षेप या नियंत्रण किए बिना घटना की मौजूदा स्थिति से संबंधित प्रासंगिक और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन न केवल तथ्य खोज तक ही सीमित है, बल्कि अक्सर ज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के निर्माण में, जो हम लोग बोलते हैं कि हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल से हम बनाते हैं, इसके निर्माण और स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में के परिणाम स्वरूप होते हैं। जैसे अभी हमने बात किया था, जैसे मान लीजिए कि रशिया को क्या ऑयल सेल करना था, और ऑयल का मार्केट कहाँ पे, जैसे कुछ जगह पे उनका मार्केट अगर ब्लॉक हो गया, तो उन्होंने शोध किया कि कहाँ हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पे हम तेल को हम सेल कर सकते हैं, और इंडिया उनका मित्र राष्ट्र है। तो इंडिया ने भी देखा कि उसमें वहां से हमें सस्ता तेल मिल रही है। तो ये सारे जो समुद्र, ऐसा नहीं कि तुरंत गया तुरंत हो गया, इसी के ऊपर उन्होंने क्या पूरा एक डेस्क्रिप्टिव रिसर्च दोनों सबने किया, करके पूरा रखे थे। और उसके बाद उस पर आपका सहमति बनी कि किस तरह से हम बाकी चीजों को
बाकी जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंधों को बिना आपका वायलेट किए हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी शोध हुआ कि यूएसए ने जो प्रतिबंध लगाया है, दूसरे कंट्री ने जो प्रतिबंध लगाया है रशिया पे, उसको वायलेशन बिना किए कैसे हम कर सकते हैं, ये भी इसमें आपका एक शोध का पार्ट था। और उस पार्ट इसमें मतलब रख के ही उनको डिसीजन लेना था। और उसके बाद हम इंडिया ने भी खरीदा, उन्होंने भी सेल किया। ये सारे जो क्या है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था, इससे संबंधित महत्वपूर्ण समाधान, क्योंकि अगर इसमें इतने सेंसिटिव मुद्दे होते हैं सब चीजें, कि अगर हमसे थोड़ा गलती हो जाएगी, तो अगर एक पक्ष हमसे नाराज हो जाएगा तो उसके हमें लॉन्ग टर्म हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की समस्या को समाधान के लिए एक शोध पहले से हम करके रखते हैं। जैसे जिस समय इंडिया ने आपका एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था वाजपेयी जी के समय, उस समय हम पे बहुत से पाबंदियां लगा दी गई थी, लेकिन उस पाबंदियों को लगाने के क्या असर होगा, इसके बारे में पहले से ही स्टडी कर लिया गया था कि हम कैसे उसको हम ओवरकम करेंगे। इसलिए पाबंदियां लगाने के बाद भी हमारे देश पे बहुत ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा था। आप अगर इसको इतिहास को अगर पढ़ोगे, देख लो, अगर जिनको पता नहीं है, 98 के आसपास उसका एक्सप्रेशन हुआ था, हमने जो टेस्ट किया था। उसके बाद काफी देशों ने, जापान ने भी लगाया था, कई कंट्री ने हमसे हमसे हम पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हमारा देश क्या, आपका कृषि प्रधान देश है, तो उसमें ज्यादा असर नहीं आता नहीं है। और इसके अलावा जो बाहर के जो लोग, हमारे देश के जो बाहर से हमारे देश के लोग जो बाहर जो जॉब करते हैं, वो पैसा जब इंडिया भेजते हैं, तो उससे भी हमें हमें फॉरेन करेंसी की हमें आमदनी हुई। जो लोग बाहर जॉब करके अपने फैमिलीज को घर में जो पैसा भेजते हैं, तो इस तरह से काफी चीजें ऐसी हुई जिसके बारे में पहले से हमें शोध करके रखा था कि अगर ऐसा होगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे। तो ये आपका जो मैं बता रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद जो वर्णनात्मक संरक्षण में हम प्राकृतिक सेटिंग जैसे भूकंप इत्यादि आना, हम जानते हैं कि जहाँ पे आपका जैसे आपका जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ज्यादातर लकड़ियों की ही आपका मतलब घर इत्यादि जो बनाते हैं, जो आपका घर इत्यादि या दूसरी चीज जो बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं जो भूकंप से ज्यादा असर ना करे। इस तरह से वह नेचुरल आपका जो प्रॉब्लम्स आती है, प्राकृतिक आपका जो दिक्कतें आती है, उसको भी हम जांच करने में काम आता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्या क्या गुणधर्म होती है। पहले होती है ये आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, क्वांटिटेटिव भी आती है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इज क्वांटिटेटिव इन नेचर as it attempts to collect information statistically and analyze it। तो इसमें क्वांटिटेटिव भी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर जब आपकी जनगणना होती है, तो हम बोलते हैं ना कि आपका एज कितनी है, या ये क्या हो गया, आपका क्वांटिटेटिव हो गया। फिर आपका अगर जॉब करते हो तो कितने लोग जॉब करते हैं, कितने सैलरी है, ये सब चीजें क्या क्वांटिटेटिव हो, मतलब ये संख्यात्मक होती है। फिर उससे हम क्या करते हैं, मीन मीडियन मोड निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में। मीन मीडियन मोड और भी बहुत सी चीज निकालते हैं, निकाल के हम इसको डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो descriptive research is a powerful research tools that permit a researcher to collect data and describe the demographics of the same with the help of statistical analysis। तो सांख्यिकी के माध्यम से हम इसको जांचते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिलती है। कितना हमारे पास अनएम्प्लॉयड है, कितना एम्प्लॉयड है, कितना मेल है, कितना फीमेल है, उन सबका एज कितनी कितनी है, किसको क्या क्या बीमारियां होती है, किस एज में क्या क्या बीमारियां होती है, ये सारी चीज हमको मिल जाती है। जिसका हम सांख्यिकी के रूप में, यानी स्टैटिस्टिक्स के साथ उसका हम एनालिसिस करते हैं, और फिर उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। Thus, it is a quantitative research method. See how data is collected via demographic survey template. जैसे nature of variables, the variables include in descriptive research are uncontrolled। पहले भी बात किया था, ये कंट्रोल नहीं होता है। They are not manipulated in any way, जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं अपने अपने आप से।
जैसे मान लीजिए कोई अगर मेल है तो मेल ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई फीमेल है तो फीमेल ही रहेगा। किसी का एज है, एज तो एज ही रहेगा, उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। Descriptive research mostly uses observational method, and thus the researcher cannot control the nature and the behavior of the variable under the study। अब किसी को अगर नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या है, तो हम जबरदस्ती तो उसको हम नींद ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो हम वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम जो वर्क करेंगे, क्या उससे समाधान हो, उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम उसके साथ हम डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बदल बदल नहीं सकते। हमारा हमारा तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता भाई, तुम चलो तुम सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ऐसे नहीं कर सकते इसमें। या किसी का एज जो है तो उसको एज को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। जो एज है उसको उसको उस वेरिएबल को हम बदल नहीं सकते। वर्णनात्मक अनुसंधान अनुसंधान की विशेषता है। तुलनात्मक तुलनात्मक शोध। वर्णनात्मक अनुसंधान प्रकृति में मात्रात्मक है, क्योंकि यह मात्रा मतलब जो क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये सूचना को एकत्र करने और सांख्यिकीय विश्लेषण करने में का प्रयास करता है, जो हमने अभी बात किया हमने। वर्णनात्मक शोध एक शक्तिशाली शोध उपकरण है, जो एक शोधकर्ता को डेटा एकत्र करने और सांख्यिकीय विश्लेषण करने की सहायता से उसकी उसी की जनसांख्यिकी का वर्णन करने की अनुमति देता है। जैसे हमने बात किया अभी कि कितने एम्प्लॉयड है, कितना अनएम्प्लॉयड है, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग है, ये सारी चीज हम इसको जान सकते हैं। या बुजुर्ग अगर है तो वो उनका उनका लाइफस्टाइल कैसी है, क्या उनको देख रेख हो रही है, क्या उनको केयरिंग हो रही है, सब हम देखते हैं। इस प्रकार यह एक मात्रात्मक शोध पद्धति है। ये आपको कैसे करते हैं इसका एक एग्जाम्पल है। वर्णनात्मक अनुसंधान में शामिल चर अनियंत्रित होता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि जो वेरिएबल है वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में कैसे होता है, तो आप बोलोगे अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित होता है। उसके साथ किसी तरह का हेरा फेरी या चेंज हम नहीं कर पाते। वर्णनात्मक अनुसंधान ज्यादातर अवलोकन विधियों का उपयोग करता है, और इस प्रकार शोधकर्ता अध्ययन के तहत चर की प्रकृति और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता। क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। descriptive research descriptive research, different sections of the same group are studied. For instance, in order to study the fashion preference of New York, the researcher can study Gen Z as well as, ये आपका वहाँ का जो नाम है, आपका कई तरह का ब्रांड के नाम, मिलेनियल्स एंड सेम इन द सेम पॉपुलेशन इन द न्यूयॉर्क, ये आपको वहाँ पे वो स्टडी कर सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। या किसी भी, जरूरी नहीं कि न्यूयॉर्क के बारे में, हम इंडिया में भी कर सकते हैं या किसी भी जगह कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्यूचर रिसर्च। सिंस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पॉइंट आउट द pattern between the variable and the and describes them, researcher can further study the data collected here. It guides researcher to further find out why such pattern have been found out and association between them, क्या उनके साथ संबंध है। और ये हमने बोला था ना कि वाट वाई, ऐसे 5 हमने डब्ल्यू का बात किया था, तो ये वाई को फाइंड करता है। हेंस इट गिव्स द रिसर्चर अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द इंसाइटफुल मार्केट रिसर्च, बहुत हेल्प करता है। इसलिए मार्केट रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको मैं बात कर रहा था कि इसी शोध के आधार पे कि स्मोकिंग के बारे में, तो स्मोकिंग के हम बोल रहे थे, जो स्मोक करता है उसको तो हानि करता ही करता है, वो कई लेवल पे हानि करता है। एक तो जो एक्टिव स्मोक करता है उनका तो नुकसान होता ही होता है। जिस घर में करते हैं, उस घर में बच्चे बुजुर्ग और जो महिलाएं होते हैं जो स्मोक नहीं करते हैं, उस धुएं से उनका पैसिव स्मोकिंग होती है, जो उनके लिए और घातक होती है। तीसरे तरह का होता है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे बुजुर्ग अगर उस समय घर पे नहीं भी रहेंगे, तो स्मोक आप कोई इंसान अगर सिगरेट पी रहा है, कोई स्मोक करता है,
उसका जो धुएं का पार्टिकल फर्नीचर में, घरों के दीवारों में जाकर चिपक जाता है, और उसमें जो कोई हाथ लगाता है, कोई बैठता है, तो उससे भी आपका स्किन के पोर्स के जरिए अंदर जाता है और उससे भी उनको टॉक्सिन अंदर जाती है। ये एक तरह के उनका मतलब बॉडी में जाकर टॉक्सिन जाके वही हानिकारक करता आपका हार्म करती है, जो नॉर्मली लोगों को सिगरेट पीने से होती है, क्योंकि वही टॉक्सिन अंदर जाती है। इसमें बहुत गंदे गंदे केमिकल्स होते हैं, ऐसा ऐसा केमिकल होते हैं जिसको अगर आप उसका फंक्शन सुन लोगे तो आप देखोगे तक नहीं, इतनी मतलब खतरनाक केमिकल होता है। एक चौथा भी आया है कि सिगरेट का जो बर्ड्स होती है वो पूरा दुनिया में मतलब लाखों या करोड़ों टन जो है आपका अमाउंट होती है, और वो आपको पर्यावरण को, हमारे जो पॉल्यूशन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और ये कचरा जो निकलती है, ये कचरा एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्ट हो गया है। और ये इस कचरा का जो निस्तारण, मतलब इसका जो आपको नहीं होने के कारण, उसका मैनेजमेंट नहीं होने के कारण, इससे बहुत बड़ा खतरा हमें उठाना पड़ता है पर्यावरण का। ये एक चौथा चीज है। ये सारी चीज कैसे पता चला? ये आपको ये अनुसंधान करके पता चला। इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि हमें सिगरेट इत्यादि को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी, हम अनजाने में या जान करके अपने लिए जो हानि करते तो करते ही है, पूरा दुनिया का पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे कारण इतने लोगों को आपका अनजाने अनजाने क्या होता है, उनके जीवन में भी दुखों का मतलब अंबार आती ही है, और जिसका कारण हम होते हैं। और अगर आप योग के विद्यार्थी हो, योग के पढ़ोगे, तो ये आपका कर्माशय बनता है, और इसके कर्माशय होने से हमारे आगे का कर्म भी क्या होती है, उसमें बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यही कर्म हमारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो आप पढ़े हो, जो कारण शरीर में जाकर स्टोर होता है, जो हमें आगे किसी न किसी समय उसका फल मिलने की बात कही जाती है। जो हम तीन तरह के शरीर, ऐसे तो और कई तरह के होते हैं, लेकिन तीन तरह के मुझे मुख्य कहते हैं जो हमारे कर्मों का फल मिलते हैं, तो हमें इससे भी बचना चाहिए ताकि हम सबको भला कर सकें। फिर पार अनुभागीय पढ़ाई, इसमें वर्णनात्मक शोध में एक ही समूह के विभिन्न वर्गों का अध्ययन हम करते हैं। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क फैशन डिजाइन का भी हमने बात किया, हमने किस तरह से हम अलग अलग जगह पे हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। भविष्य में क्या क्या हो सकता है, भविष्य फ्यूचर आपका अनुसंधान को भी ये डायरेक्ट करता है। फ्यूचर मतलब हमने बता दिया कि आगे जैसे हम बोलते हैं कि आने वाले समय में पानी की समस्या के कारण बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को दिक्कत होगी। अभी तो हुई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन इसके हमें कहाँ से मिलती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हमें समय करके हमें पता चलता है। वैसे ही जो हम बोलते हैं कि इतने जिस रफ्तार से चीजें चेंज हो रही है, तो हमारे देश में इतने सारे, हम बोलते हैं कि इतने इतने आपका इस रोग का मरीज होंगे, जैसे डायबिटीज के इतने होंगे, कैंसर के इतने होंगे, बाकी आपके इतने होंगे। तो उसके हम भविष्य का अनुसंधान करते हैं, और इसके हम रूपरेखा तैयार करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन पॉपुलेशन इंक्रीज करते जा रही है, ऐसे अगर होगा तो हमें आगे 10 साल बाद ट्रैफिक का क्या हाल होगा। तो पॉपुलेशन को तो अपना एक रेट से इंक्रीज करेगा ही करेगा, और ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रैफिक को कैसे मेंटेन करें, उसके लिए हम अपने मतलब कई तरह के हम उसमें काम करते हैं। जैसे कि मेट्रो, पहले तो मेट्रो था नहीं, उसी उन्हीं सब चीजों को देखते हुए फिर मेट्रो का डिजाइन हुआ, मेट्रो आया। अब मोनोरेल की बात बात चल रही है, उसके बाद ड्रोन से चलने की बात चल रही है कि जैसे ही आपको मतलब उड़ती हुई कार जिसे कहते हैं, ड्रोन ड्रोन के जरिए जरिए इससे आपको ट्रैफिक में जाना ही नहीं पड़ेगा। आप मतलब हवाई ट्रैफिक, मतलब आप उड़ते हुए कार में आप जा सकते हो, ताकि ट्रैफिक कंट्रोल आपका कम हो जाए। तो छोटे छोटे जो पहले हेलीकॉप्टर की बात करते थे, अब ड्रोन, उसकी जगह ड्रोन आ जाएगा। ये सारे हम सोच को कर पाते हैं जब हमें भविष्य के समस्या के बारे में पता होता है। तो क्योंकि वर्णनात्मक शोध चरों के बीच के पैटर्न को इंगित करता है और उनका वर्णन करता है। शोधकर्ता यहाँ एकत्र किए गए डेटा का और अध्ययन कर सकता है, क्योंकि सस्ता भी होता है ना, और आसानी से आपको डेटा मिल जाती है। ये शोधकर्ताओं को आगे यह पता लगाने के लिए भी मार्गदर्शन करता है कि ऐसे पैटर्न क्यों पाए गए और उसके बीच क्या संबंध है। जैसे इतने कैंसर का मरीज पेशेंट क्यों बन रहे हैं, उनके बीच क्या संबंध है। तो स्मोकिंग का संबंध है, स्मोकिंग तो, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो स्मोक नहीं करते, तो उनको फिर पैसिव स्मोकिंग का संबंध पाया गया। और ऐसे भी लोग हैं, अब जो लोग मान लीजिए कि वो डाइट अगर कुछ नहीं करते,
तो फिर उनके बीच पाया गया क्या, तनाव पाया गया, कि स्ट्रेस पाया गया है। तो ये सारी चीजें हमको, अब स्ट्रेस क्या होती है, अब स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करें, तो स्ट्रेस से बचने के लिए तमाम जो रास्ते बताए गए हैं उसको हम करते हैं। उसी तरह से एक शोध ये किया गया कि हम हमारे जो खाना होता है, डाइट होती है, अगर डाइट बिगड़ती है तो बहुत सारी बीमारियां होती है। अब डाइट बिगड़ती क्यों है, तो इसके ऊपर एक अच्छा से शोध किया गया, और शोध को हमें मैंने भी देखा कि हाँ ये बहुत अच्छा काम करता है, सच में काम कर रहा है बहुत अच्छे से। आप अपने आसपास जहाँ बैठे हो, जहाँ पे आप वर्क करते हो, उसके आसपास आप जो भी चीज रखते हो उसका यूज बार बार करते हो। जैसे अगर आप ऐसा कुछ खाना रखे जो फास्ट फूड के लेवल पे आती, मतलब कैटेगरी में आती है, और अगर आपने उसको अपने पास रखा, जैसे आपने जहाँ बैठते हो उसी के आसपास रखा आपने, तो आप ज्यादा खाते हो। और उसी को आप बहुत दूर रख दो और अपने आसपास वो खाना रखो जो आपका आयुर्वेद और नेचुरोपैथ या अच्छे खाना होते हैं। जैसे आपने सलाद रख दिया, इस तरह के कुछ रख दिया, या जो आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है वो ऐसा रख दिया, तो आपके हाथ मतलब एक आपके आसपास जिसमें आप हाथ हाँ मतलब खाली बस तुरंत आप आ जाओगे, आपका 1 मिनट के अंदर ही आपने रखा आपने, तो उसको आप ज्यादा यूज करते हो। और फास्ट फूड का डब्बा या फास्ट फूड अगर आप ऐसे पास पास ज्यादा रखोगे, स्नैक्स तरह ज्यादा रखोगे जिसमें आपका ज्यादा आपका ऑयल वगैरह होती है, तो जो अगर आप पास रखोगे तो ज्यादा उसका यूज करते हो। तो ये रिसर्च सच में बहुत आपका काम की थी जो कुछ दिन पहले हुआ था। तो हमें बचने के लिए, क्योंकि जो सामने रहता है हमें खाने का मन करता है, तो जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है उसको दूर रख दो थोड़ा सा। जैसे कि आपने से कम 7-8 मीटर दूर रख दो, क्योंकि आपको उठ के जाके लाना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि उसका कंजप्शन काफी कम हो गया। और अपने आसपास उस चीज को रखो जिसको कंज्यूम करने पे आपको बॉडी को और मन को शांति मिलेगी, या जो अच्छा होता है, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली उसका जो है आपके कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, और शरीर पे आपका पॉजिटिव असर आ रही है। ये जो पूरा आया है, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया आपको, ये भी आपका इस रिसर्च के जरिए बहुत हद तक हेल्प मिलती है ऐसे ऐसे चीजों को कंक्लूड करने के लिए। बाकी और भी हम रिसर्च करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंटल भी करते हैं और भी कई चीजें करते हैं, लेकिन ये भी बहुत हेल्प करता है। इसलिए यह शोधकर्ताओं को व्यावहारिक बाजार अनुसंधान की दिशा में एक मदद करता है। हम इसके बाद अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबको प्रणाम, आप सबका दिन मंगलमय हो।